नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने कार्यनीतिक भागीदारी को और मजबूत बनाने और इसमें विविधता लाने का संकल्प दोहराया। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में भारत ने विश्व समुदाय को कम से कम 30% भूमि, जल और महासागरों की रक्षा करने और 2030 तक 30x30 की अपनी प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। सरकार ने 4 लाख ग्रामीण डाक सेवाओं और विभागीय कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाने के लिए ई-लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा बृहस्पतिवार से शुरू होगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। महाराष्ट्र में इमारत ढहने की दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 17 हुई। बचाव कार्य जारी। श्रीलंका में कैबिनेट ने तेल निर्यातक देशों की कंपनियों के लिए मुफ्त ईंधन आयात और खुदरा बिक्री बाजार खोलने को मंजूरी दी। विंबलडन टेनिस में डेविड गॉफिन और येलेना ओस्टापेंको सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंचे। राफेल नडाल और स्टेनिफोस सित्सिपास आज रात खेलेंगे। और डबलिन में भारत और आयरलैंड के बीच दूसरा 2020 क्रिकेट मैच आज रात 9 बजे से खेला जाएगा। समाचार संध्या में मनोज के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत संयुक्त अरब अमीरात के कार्यनीतिक भागीदारी को अधिक मजबूत बनाने और उसमें विविधता लाने का संकल्प दोहराया। इससे पहले श्री मोदी जर्मनी में G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद आज तीसरे पहर संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचे। यूएई के राष्ट्रपति ने हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी की। उन्होंने कहा कि अबू धाबी हवाई अड्डे पर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने जिस गर्मजोशी से उनका स्वागत किया, उससे वे अत्यंत प्रभावित हुए हैं। श्री मोदी ने शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के पिछले महीने मृत्यु हो जाने पर राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और उनके शाही परिवार के सदस्यों के प्रति व्यक्तिगत रूप से संवेदना व्यक्त की। उन्होंने शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को संयुक्त अरब अमीरात का तीसरा राष्ट्रपति चुने जाने और अबू धाबी का शासक बनने पर बधाई दी। इससे पहले एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि उनकी जर्मनी यात्रा लाभदायक रही है, जिसमें उन्होंने G7 सम्मेलन में हिस्सा लिया, विश्व के कई नेताओं से बातचीत की और म्यूनिख में यादगार सामुदायिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि समूह के नेताओं ने विश्व में शांति और समृद्धि बढ़ाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री अबू धाबी से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। भारत ने विश्व समुदाय को आश्वस्त किया कि वो कम से कम 30% भूमि, जल और महासागरों की रक्षा करने और वर्ष 2030 तक 30x30 की अपनी प्रतिबद्धता के लिए वचनबद्ध है। लिस्बन में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में भारत की ओर से पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में COP संकल्प के अनुसार मिशन मोड में 30x30 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे दुनिया के सामने महासागर संसाधनों के सतत और संरक्षण के लिए श्री मोदी के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के मंच पर उपस्थित हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 130 से अधिक देशों के मंत्रियों, डेलीगेट और प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि भारत साझेदारी और पर्यावरण के अनुकूल समाधानों के माध्यम से SDG लक्ष्य 14 के कार्यान्वयन के लिए विज्ञान और नवाचार आधारित समाधान भी प्रदान करेगा। लक्ष्य 14 में महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग का आह्वान किया गया है। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव और संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने आज दिल्ली में डाक विभाग के ई-लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी का शुभारंभ किया।
इस पोर्टल को मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत विकसित किया गया है। इस पोर्टल की अवधारणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी सरकारी कर्मचारियों के कामों को प्रभावशाली बनाने के लिए की गई है। डाक कर्मयोगी पोर्टल लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों, अविभाज्य कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाएगा। ये पोर्टल सभी प्रशिक्षुओं को एक समान मानक की ऑनलाइन प्रशिक्षण सामग्री या मिश्रित कैंपस मोड उपलब्ध कराएगा। अंतिम योगात्मक मूल्यांकन के सफल समापन पर एक सिस्टम जनरेटेड पाठ्यक्रम समापन प्रमाण पत्र प्रशिक्षुओं के पंजीकृत ईमेल पर स्वतः भेज दिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की समृद्धि और आर्थिक प्रगति में योगदान करने की जिम्मेदारी सहकारिता क्षेत्र को सौंपी है। अहमदाबाद में गुजरात राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड की 70वीं वार्षिक आम बैठक में उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के समक्ष सहकार से समृद्धि का संकल्प रखा है। उन्होंने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र में किए गए सुधारों से नागरिकों को बैंकिंग सेवाओं के लाभ पहुंच रहे हैं। गुजरात राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड, जिसे खेती बैंक भी कहा जाता है, की स्थापना 1951 में की गई थी। शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज गुणवत्तापूर्ण और सस्ती शिक्षा को बढ़ाने के लिए अलग तरीके की प्रणाली और नवाचार अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। इंडिया टुडे शिक्षा सम्मेलन में श्री प्रधान ने औपचारिक शिक्षा और प्रमाणित कौशल ढांचे के अंतर्गत भारत की बड़ी आबादी को शामिल करने की बात कही। श्री प्रधान ने कहा कि सभी के लिए शिक्षा को अनुकूल बनाने के लिए मजबूत और लचीले तंत्र को लाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप डिजिटल विश्वविद्यालय जैसे तकनीक आधारित दृष्टिकोण और पहल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। भविष्य के रोजगार और कौशल को लेकर श्री प्रधान ने कहा कि रोजगार का स्वरूप बदल रहा है और औद्योगिक क्रांति के चौथे चरण में बड़ी जनांकिकी के कौशल, उन्नत कौशल और पुनर्कौशल के अवसर और चुनौती को दिखाया गया है। रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि इंडिया केम समारोह रसायन और पेट्रो क्षेत्र में स्थिर विकास के लिए सरकार की नीति और समर्थन को दर्शाएगा। उन्होंने कहा कि ये समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड मिशन को और सशक्त करने के लिए गठबंधन बनाने और विचारों का आदान प्रदान करने के लिए घरेलू और विदेशी निवेशकों तथा अन्य हितधारकों को एक मंच भी प्रदान करेगा। श्री मांडविया ने नई दिल्ली में आगामी इंडिया केम के 12वें संस्करण के आयोजन की तैयारी बैठक की अध्यक्षता की। इस वर्ष का विषय है विजन 2030, भारत के निर्माण में रसायन और पेट्रो रसायन का योगदान। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक चंडीगढ़ में जारी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 2 दिवसीय बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। बैठक में जीएसटी दरों और जीएसटी कानून में नए बदलाव करने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। जीएसटी परिषद बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, राजस्व सचिव तरुण बजाज, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और उत्पाद शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष विवेक जौहरी तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भाग ले रहे हैं। बैठक में केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की 3 दिन की चिंतन बैठक आज कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों के साथ समाप्त हुई। जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था को विकसित करने और बढ़ावा देने के दृष्टिकोण को दोहराया। उन्होंने सुझाव दिया कि सभी बंदरगाहों को वर्ष 2047 तक मेगा पोर्ट बनाने के बारे में मास्टर प्लान तैयार करना चाहिए। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक बार इस्तेमाल किए जाने वाले यानी सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम पर प्रतिबंध लगाने के संकल्प को दोहराया है। चिन्हित किए गए आइटमों को शुक्रवार से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। उन्होंने प्रतिबंध की समय सीमा बढ़ाने से इंकार किया। फ्रूट जूस और डेयरी उत्पाद के कुछ निर्माताओं ने समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी। श्री यादव ने कहा कि सरकार ने पहले ही 11 महीने का लंबे समय दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
बनना चाहते हैं देश की शान, भरना चाहते हैं एक ऊंची उड़ान, तो शामिल हो जाइए भारतीय वायुसेना में और करिए देश की रक्षा। भारतीय वायुसेना आयोजित कर रहे हैं FCAT एग्जाम, जिसमें शामिल होकर आप भी बन सकते हैं देश का गौरव। आज ही लॉग इन कीजिए careerindianairforce.cdac.in। पंजीकरण का समय 1 से 30 जून। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने कार्यनीतिक भागीदारी को और मजबूत बनाने और इसमें विविधता लाने का संकल्प दोहराया। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में भारत ने विश्व समुदाय को कम से कम 30% भूमि, जल और महासागरों की रक्षा करने और 2030 तक 30x30 की अपनी प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। सरकार ने 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों और विभागीय कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाने के लिए ई-लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा बृहस्पतिवार से शुरू होगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। महाराष्ट्र में इमारत ढहने की दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 17 हुई। बचाव कार्य जारी। श्रीलंका में कैबिनेट ने तेल निर्यातक देशों की कंपनियों के लिए मुक्त ईंधन आयात और खुदरा बिक्री बाजार खोलने को मंजूरी दी। विंबलडन टेनिस में डेविड गॉफिन और येलेना ओस्टापेंको सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंचे। राफेल नडाल और स्टेनिफोस सित्सिपास आज रात खेलेंगे। डबलिन में भारत और आयरलैंड के बीच दूसरा 2020 क्रिकेट मैच आज रात 9 बजे से खेला जाएगा। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं? आपके लिए ऑल इंडिया रेडियो लाया है प्रोग्राम अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जहां हमें आप प्रश्न भेजते हैं व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे एक्सपर्ट देते हैं आपके प्रश्नों के उत्तर हर शनिवार रात 9:30 बजे। इस वर्ग का विषय है आधुनिक भारतीय इतिहास यानी कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और आपके सवाल प्राप्त करने की अंतिम तारीख 29 जून। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा बृहस्पतिवार से आरंभ हो रही है। यात्रा के सुचारू संचालन के लिए सुरक्षा और अन्य आवश्यक प्रबंधों को अंतिम रूप दे दिया गया है। तीर्थयात्रियों को गुफा मंदिर के रास्ते में ट्रैक करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस वर्ष RFID को अनिवार्य कर दिया गया है। यात्रियों के लिए एक ऑनलाइन हेलीकॉप्टर बुकिंग सेवा भी चालू कर दी गई है। पहली बार श्रद्धालु श्रीनगर से पंचतरणी तक आसानी से एक ही दिन में पवित्र यात्रा पूरी कर पाएंगे। 70 बिस्तरों वाले अस्पताल भी शुरू किया गया है। इस बीच फूलों की खेती के आयुक्त सचिव शेख फैयाज और पर्यटन सचिव सरमद हाफिज ने यात्रा के सुचारू रूप से संचालन के सेवा प्रदाताओं और सरकारी विभागों की व्यवस्था का आज जायजा लिया। 2 सचिव यात्रियों की सुविधा के लिए सरकारी विभागों द्वारा बनाए गए आश्रय कुटीर, स्वागत बोर्ड और अन्य सुविधाओं का स्थल निरीक्षण करने के लिए बालतल, डोमेल और इसके बाहर के स्थानों पर गए। महाराष्ट्र में मुंबई के कुर्ला नाइक नगर क्षेत्र में इमारत ढह जाने की दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। ये 4 मंजिला इमारत कल रात ढह गई थी। इस घटना में 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अधिकारियों ने बताया कि बचाव कार्य अभी तक जारी है। महाराष्ट्र सरकार ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने और घायलों को निःशुल्क उपचार कराने की घोषणा की है। महाराष्ट्र में आज करीब 50 समुद्री मील दूर स्थित सागर किरण तेल रिग के पास तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC के एक हेलीकॉप्टर की नियंत्रित आपातकालीन लैंडिंग के दौरान 4 लोग मारे गए। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना के दल ने 2 पायलटों और हेलीकॉप्टर में सवार 9 लोगों को सुरक्षित बचा लिया। घटना की विस्तृत जांच के आदेश दे दिए गए हैं।
महाराष्ट्र में विद्रोही नेता एकनाथ शिंदे द्वारा अन्य विधायकों के साथ अलग गुट बनाने के लिए पार्टी नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह करने के एक सप्ताह के बाद भी राजनीतिक अनिश्चितता जारी है। हालांकि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, जिन्होंने पिछले सप्ताह अपनी पार्टी को राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की बैठक में इन विधायकों के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया था, वे अब विधायकों को पार्टी में वापस लाने के लिए एक भावनात्मक कार्ड खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक रिपोर्ट। शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आज बागी विधायकों को उनके साथ आमने सामने बैठक कर अपने मन की बात कहने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ठाकरे ने बागी विधायकों से अपील में कहा कि अभी भी समय नहीं गया है और आगाह किया कि वे किसी भी झांसे में न आए। उद्धव के इस दावे पर कि गुवाहाटी में डेरा डाले हुए कुछ विधायक उनके संपर्क में है, एकनाथ शिंदे ने उनसे उन नामों का खुलासा करने को कहा। शिंदे ने उद्धव पर निशाना साधते हुए अपने नवीनतम ट्वीट में आदित्य ठाकरे और पार्टी प्रवक्ता संजय राउत की अपमानजनक टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई। महाविकास आघाड़ी को हिंदू विरोधी बताते हुए शिंदे ने जानना चाहा कि शिवसेना नेता इन विधायकों को राज्य सरकार को बचाने के लिए कैसे उकसा सकते हैं। इस बीच राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि आज हुई कैबिनेट बैठक में मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर कोई चर्चा नहीं हुई। कुणाल शिंदे के साथ निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। इस बीच राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राज्य के मुख्य सचिव को 22 से 24 जून तक राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए सभी सरकारी प्रस्तावों और परिपत्रों की पूरी जानकारी देने को कहा है। विधान परिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दारेकर ने इस विषय में राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की थी। इसके बाद राज्य सरकार को ये निर्देश दिए गए हैं। श्री दारेकर ने दावा किया है कि राज्य में महाविकास आघाड़ी सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा जारी सैकड़ों अधिसूचनाएं अभी तक सरकार की वेबसाइट पर अपलोड नहीं की गई हैं। उन्होंने कहा कि जारी किए गए प्रस्ताव हजारों करोड़ रुपए के हैं। श्री दारेकर ने कहा कि सरकारी वेबसाइट पर अधिसूचनाएं प्रकाशित होने से सरकार को अपने गलत आचरण के पर्दाफाश होने का डर है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस साल 17 से 27 जून के बीच 32 विभागों से कुल 443 अधिसूचनाएं जारी की हैं। एक ही दिन में लगभग 160 अधिसूचनाएं जारी की गईं। ये अधिसूचनाएं कुछ लोगों के हित में जल्दबाजी में जारी की गई हैं। उन्होंने कहा कि जब राज्य में राजनीतिक अस्थिरता हो और सरकार अल्पमत में हो तो ऐसे फैसले लेना उचित नहीं है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वे एक दूरदर्शी राजनेता और बुद्धिजीवी थे। देश में कई बड़े आर्थिक सुधारों की शुरुआत करने का श्रेय स्वर्गीय नरसिम्हा राव को जाता है। उन्होंने श्री राव को बहुआयामी वाला व्यक्तित्व बताते हुए राष्ट्र निर्माण में श्री नरसिम्हा राव के योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश की प्रगति में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्र उनके प्रति कृतज्ञ है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री ने महान लेखक और बुद्धिजीवी के रूप में भी ख्याति पाई। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए रोज ला रहा है इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक। आजादी का सफर की आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का स्मरण कर रहे हैं, जिनकी आज जयंती है। पीवी नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को हैदराबाद के करीमनगर में हुआ था। उन्हें भारत में आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है। पीवी नरसिम्हा राव की शिक्षा दीक्षा उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद, बॉम्बे विश्वविद्यालय और नागपुर विश्वविद्यालय में हुई।
उन्होंने हैदराबाद में 1930 के दशक के अंत में वंदे मातरम आंदोलन में भाग लिया। अपने दूर के रिश्ते के भाइयों सदाशिव राव, राजा नरेंद्र और देवुलापल्ली दामोदर राव के साथ उन्होंने एक तेलुगु साप्ताहिक काकतीय पत्रिका का संपादन किया। नरसिम्हा राव और सदाशिव राव दोनों ने इस पत्रिका के लिए जया विजया के उपनाम से लेख लिखे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नरसिम्हा राव राजनीति में आ गए और कई महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार संभाला। 1957 से 1977 तक उन्होंने आंध्र प्रदेश राज्य विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में सेवा की। वे आंध्र प्रदेश सरकार में विभिन्न मंत्रालयों में मंत्री रहे। 1971 में नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कड़ाई से भूमि सुधार और भूमि सीलिंग कानून लागू किया। उन्होंने तथाकथित छोटी जातियों के लिए आरक्षण भी सुनिश्चित किया। 1977 में वे लोकसभा के लिए चुने गए और गृह मंत्रालय से लेकर रक्षा और विदेश मंत्रालय तक विभिन्न महत्वपूर्ण मंत्रालयों में कार्यरत रहे। पीवी नरसिम्हा राव 1991 में भारत के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का सफल नेतृत्व किया। आर्थिक सुधारों से भारतीय अर्थव्यवस्था विदेशी निवेश के लिए खुली, पूंजी बाजार में सुधार हुआ, घरेलू व्यापार का विनियमन संभव हुआ और व्यापार व्यवस्था में भी सुधार आया। इन सुधारों का प्रभाव इस वास्तविकता से आंका जा सकता है कि देश में कुल विदेशी निवेश 1991-92 में 13 करोड़ 20 लाख डॉलर से बढ़कर 1995-96 में 5 अरब 30 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। इन सुधार उपायों से भारत में विदेशी निवेश में वृद्धि जारी रही और भारत को एक मजबूत वैश्विक अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिली। भारतीय दर्शन और संस्कृति, साहित्य और राजनीतिक लेखन, भाषा ज्ञान बढ़ाने और तेलुगु और हिंदी में कविताएं लिखने में पीवी नरसिम्हा राव की विशेष रुचि थी। वे 17 भाषाएं बोल सकते थे। 9 दिसंबर 2004 को पीवी नरसिम्हा राव को दिल का दौरा पड़ा और इसके 14 दिन बाद 83 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। भारत में आर्थिक सुधारों के जनक पीवी नरसिम्हा राव को आकाशवाणी समाचार की भावभीनी श्रद्धांजलि। आज हम स्वतंत्रता सेनानी शिव प्रसाद गुप्ता को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 28 जून 1883 को हुआ था। महात्मा गांधी के निकट सहयोगी शिव प्रसाद ने अपना पूरा जीवन स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न आंदोलनों में सक्रियता से भाग लेने, सहयोग करने और आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने में समर्पित कर दिया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से शिव प्रसाद गुप्ता ने 1920 में हिंदी दैनिक आज की शुरुआत की। वे कई सालों तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे। उन्होंने वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना की। इस विद्यापीठ का उद्देश्य उन युवाओं को अवसर देना था जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। शिव प्रसाद ने अकबरपुर में भारत का पहला गांधी आश्रम स्थापित करने के लिए 150 एकड़ जमीन दी। इस आश्रम का उद्देश्य स्वदेश में निर्मित खादी वस्त्रों के उत्पादन और बिक्री को बढ़ावा देना था। गांधी जी ने शिव प्रसाद गुप्ता को राष्ट्र रत्न की उपाधि प्रदान की थी। शिव प्रसाद वाराणसी में इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1928 के अधिवेशन के आयोजन और व्यवस्था में सक्रिय रहे थे। ये अधिवेशन उनके निवास सेवा उपवन में आयोजित किया गया था। वहां से मिलने वाले आतिथ्य सत्कार को देखते हुए गांधी जी ने उनके निवास स्थल को सेवा उपवन का नाम दिया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए 1,01,000 रुपए का पहला दान भी शिव प्रसाद ने ही दिया था। इस महान राष्ट्रवादी स्वतंत्रता सेनानी ने 24 अप्रैल 1944 को अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार की ओर से उन्हें शत शत नमन। और अब आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ श्रृंखला की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। मिलते हैं कल अगली कड़ी में।
आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव क्विज @prasarabharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में उद्यमी भारत कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। श्री मोदी उदीयमान और प्रगतिशील एमएसएमई कार्य निष्पादन योजना, पहली बार निर्यात करने वाले एमएसएमई की क्षमता निर्माण योजना और प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी कार्यक्रम की नई विशेषताओं जैसे कार्यक्रमों का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने 2022-23 के लिए पीएमईजीपी के लाभार्थियों को डिजिटल रूप में सहायता अंतरित करेंगे। प्रधानमंत्री 6,000 करोड़ रुपए की लागत से उदीयमान और प्रगतिशील एमएसएमई कार्य निष्पादन योजना का शुभारंभ भी करेंगे। केंद्र सरकार ने पिछले कुछ हफ्तों में कोविड के मरीजों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए राज्यों को सलाह दी है कि वे अधिक सावधानी और निरंतर सतर्कता बरतें। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोविड की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने ऐसे 14 राज्यों के अधिकारियों से बातचीत की जहां हर हफ्ते कोविड के रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 16 अंक बढ़कर 53,177 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 18 अंक की वृद्धि से 15,850 पर पहुंच गया। श्रीलंका में कैबिनेट ने मुक्त रूप से ईंधन आयात करने और तेल निर्यातक देशों की कंपनियों के लिए खुदरा बिक्री बाजार खोलने का प्रस्ताव मंजूर किया। श्रीलंका में केवल 1,100 टन पेट्रोल और 7,500 टन डीजल शेष रह गया, जो एक दिन के लिए भी पर्याप्त नहीं है। सरकार ने प्रमुख ऊर्जा उत्पादक देशों रूस और कतर में अधिकारियों को भेजने का भी निर्णय किया है ताकि कम दाम पर तेल आपूर्ति सुरक्षित की जा सके। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में इस समय पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में दूसरी वरीयता प्राप्त राफेल नाडाल का सामना अर्जेंटीना के फ्रांसिस्को सेरुनडोलो से हो रहा है। ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास का मुकाबला स्विट्जरलैंड के अलेक्जेंडर रिप्सचार्ड से होगा। बेल्जियम के डेविड गॉफिन दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स में ईगा स्वीटेक, बारबोरा क्रेजिकोवा, मारिया साकारी, येलेना ओस्टापेंको और क्लेयर लियू ने दूसरे दौर में जगह बनाई। डबलिन में भारत और आयरलैंड के बीच दूसरा 2020 क्रिकेट मैच आज रात 9 बजे से खेला जाएगा। 2 मैचों की श्रृंखला में भारत पहले ही 1-0 की बढ़त बना चुका है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने राजनिवास में एक कार्यक्रम में न्यायमूर्ति शर्मा को शपथ दिलाई। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 24 से 48 घंटे में कोटा और उदयपुर खंड होते हुए राजस्थान में पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि आज से 1 जुलाई तक कई जिलों में भारी से भारी वर्षा हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने कार्यनीतिक भागीदारी को और मजबूत बनाने और इसमें विविधता लाने का संकल्प दोहराया। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में भारत ने विश्व समुदाय को कम से कम 30% भूमि, जल और महासागरों की रक्षा करने और 2030 तक 30x30 की अपनी प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। सरकार ने 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों और विभागीय कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाने के लिए ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी का शुभारंभ किया।
जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा बृहस्पतिवार से शुरू होगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। महाराष्ट्र में इमारत ढहने की दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 17 हुई। बचाव कार्य जारी। श्रीलंका में कैबिनेट ने तेल निर्यातक देशों की कंपनियों के लिए मुक्त ईंधन आयात और खुदरा बिक्री बाजार खोलने को मंजूरी दी। और डबलिन में भारत और आयरलैंड के बीच दूसरा 2020 क्रिकेट मैच आज रात 9 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।